चलो बेटा, आज ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगा 6.2। इस एक्सरसाइज के अंदर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। एक इक्वेशन दिया गया है आपको, उससे रिलेटेड उस इक्वेशन के डिफरेंशियल इक्वेशन आपको फॉर्म करना है, उस इक्वेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 पूरा डिस्कस किया था, जिसके अंदर 10 इक्वेशन दिए हुए थे, उनका हमने डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट किया था। अब हम लोग इसी एक्सरसाइज के अंदर के क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 देखेंगे। 7th मैंने लिखा नहीं है, लास्ट में लिखूंगा जब 6 खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग सेकंड वाला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो एक बार 6.2 खत्म हो जाएगी तो फिर हमें देखना है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब शुरुआत हमने डिफरेंशियल इक्वेशन के कॉन्सेप्ट से की थी, फिर हमने ऑर्डर एंड डिग्री देखा, फिर हमने देखा कि डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फॉर्म किया जाता है किसी भी इक्वेशन का। तो बेसिकली मैंने आपको इसको रिलेट किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। कैसे रिलेट किया था? तो कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है जिसको हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, मतलब हमें रूट्स मिलते हैं। तो इक्वेशन देने के बाद में रूट्स फाइंड आउट करना, और अगर रूट्स दिए तो उससे इक्वेशन बनाना। तो हमने क्या किया था, अभी ये जो क्वेश्चन हम लोग फॉर्म कर रहे हैं, तो ऐसा समझ लो कि ये रूट्स है, ये जो इक्वेशन है ये रूट है किसका? जो डिफरेंशियल इक्वेशन आप फॉर्म कर रहे हो। मतलब जैसे क्वाड्रेटिक में आपको रूट्स दिए हुए उससे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑब्टेन करते थे, वैसे ही आप इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन कर रहे हो। तो आगे अभी आपको क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो ऐसे इक्वेशन मिलते हैं जो अभी हम लोग कर रहे हैं। तो बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन में हम दो ही प्रोसेस करते हैं, एक तो दिए गए इक्वेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना, दिए गए इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना। इसका मतलब होता है कि जिस इक्वेशन से आप डिफरेंशियल इक्वेशन बना रहे हो, वो जो दिया हुआ इक्वेशन है वो सॉल्यूशन है बनने वाले डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो ये एक चीज होता है, क्वेश्चन एक तरीके का क्वेश्चन होता है। दूसरा होता है कि भैया अभी आपको सीधा डिफरेंशियल इक्वेशन दिए हुए रहेंगे, आपको उसको सॉल्व करना है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए हम डेरिवेटिव निकालते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा, या फिर जिस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन है उस हिसाब से हमने कोई मेथड निकाल के रखा होगा, कोई मेथड होगा कि जिसकी हेल्प से हम लोग उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो फिलहाल तो हमारे सामने क्वेश्चन है कि हम दिए गए इक्वेशंस के डिफरेंशियल इक्वेशन बनाए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बिलोंग करता है एक्सरसाइज 6.2 से। क्वेश्चन में पढ़ता हूं, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है भैया, ये तो हमें पता है कि हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, किसका? ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस। फैमिली ऑफ लाइन है, फैमिली का मतलब समझते हो ना, पता है आप लोगों को किन की फैमिली है? ये लाइंस की फैमिली है। तो ऑब्वियसली जब भी हम फैमिली की बात करते हैं तब उस फैमिली में डीएनए कंटिन्यू होते हुए आता है पीछे से, है ना। मतलब उनमें सिमिलरिटी क्या होती है कि उन लोगों का डीएनए मैच करता होगा, या फिर और भी जो चीजें हैं, है ना, खानदान उनकी। तो अभी यहां पर फैमिली ऑफ लाइंस है, मतलब किस टाइप की लाइंस उस फैमिली के अंदर आ रही है उसकी बात नीचे की गई है। सो हमें फैमिली ऑफ लाइंस का डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है हैविंग इंटरसेप्ट्स ए एंड बी। तो ये जो फैमिली है, किन की फैमिली है? लाइंस की। और वो लाइन कौन कौन सी है, कौन सी लाइंस की फैमिली है? तो वो जो लाइंस है जिनकी ये फैमिली है, फैमिली ऑफ लाइंस है, तो उस फैमिली के अंदर के लाइंस जो है उनका इंटरसेप्ट ए जो है वो उनका एक्स इंटरसेप्ट है और बी जो है उनका वाई इंटरसेप्ट है, ठीक है, ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस रिस्पेक्टिवली। तो अगर आपको दो इंटरसेप्ट दिए हैं, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट अगर आपको दिया है, तो बेटा उससे आप इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे लिखेंगे? डबल इंटरसेप्ट फॉर्म का यूज करके। और होगा क्या, देखिए, क्योंकि ए एंड बी आर द इंटरसेप्ट्स ऑफ द लाइंस, देयरफॉर आप इक्वेशन ऑफ लाइन लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन इज x बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू 1। अब यहां पर हियर ए एंड बी आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट, आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ए एंड बी के आप अलग अलग वैल्यूज लेंगे तो उससे आपको अलग अलग लाइंस मिलेंगी। तो ए एंड बी के आप जितने भी अलग वैल्यूज लेंगे उतनी अलग आपको लाइंस मिलेंगी, और वो सारी लाइंस की ये फैमिली है। तो बेसिकली ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स फैमिली ऑफ लाइंस। क्यों? क्योंकि यहां पर ए और बी का पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है। अगर ए और बी का मैं कोई फिक्स वैल्यू लेता, कोई पर्टिकुलर वैल्यू लेता, तो क्या होता, वो एक ही लाइन बनती है। लेकिन क्योंकि यहां पर इंटरसेप्ट जो है वो जनरलाइज्ड वे में दिए है। आर्बिट्री कांस्टेंट का मतलब क्या? कांस्टेंट है लेकिन फिक्स नहीं है कि भैया मैंने ए की जगह 2 ले लिया, बी की जगह 5 ले लिया, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब कांस्टेंट तो है लेकिन आर्बिट्री है।
मतलब आप वहाँ पर अलग अलग कांस्टेंट ले सकते हो। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1, ये रिप्रेजेंट कर रहा है फैमिली ऑफ लाइंस को। तो बात ही खत्म हो गई। फैमिली ऑफ लाइंस को कौन रिप्रेजेंट करता है, वो इक्वेशन अगर आपको मिल गया तो उसका आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। कैसे बनाएंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, तो दो आर्बिट्री कांस्टेंट है तो दो बार डिफरेंशिएट करके बनाएंगे। तो चलिए इक्वेशन हमारे सामने है तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। देयरफॉर नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो x के साथ में भाई साहब हम इसका डिफरेंशिएशन ले रहे हैं। तो x बाई ए का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा, 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी कॉन्स्टेंट है, y का डेरिवेटिव क्या बनेगा, dy बाई डी एक्स, और 1 का डेरिवेटिव आएगा 0। ठीक है, सो आपके पास है 1 बाई बी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 बाई ए, फिर ये b यहाँ पर डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो बेटा आपके पास राइट हैंड साइड में कांस्टेंट है। अब हमें क्या करना है, क्योंकि हमारे पास दो आर्बिट्री कांस्टेंट है तो दोबारा एक बार इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। मैंने पहले ही आपको बताया था कि ये जो क्वेश्चन है, जब भी किसी इक्वेशन से हमें डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन करना होता है तो उसके अंदर जितने भी आर्बिट्री कांस्टेंट दिए हैं उन आर्बिट्री कांस्टेंट उतने टाइम्स हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो एक बार डिफरेंशिएट किया हमने, हमें ये इक्वेशन मिला, अब दोबारा हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या मिल रहा है हमें, देखिए d2y बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू 0 मिल रहा है, क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो ये हो गया आपका फाइनल इक्वेशन। तो ये जो आपकी फैमिली ऑफ लाइंस थी उससे जिनके इंटरसेप्ट ए एंड बी थे फैमिली ऑफ लाइंस में, तो उनसे जो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन हुआ है वो कौन सा है, d2y बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू 0। तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ओके ऑफ ऑल पैराबोलास हैविंग लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a एंड एक्सिस इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। आपको ऐसे सभी पैराबोलास का डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है जिसका एक्सिस पैरेलल है एक्स एक्सिस को और जिसके लेटस रेक्टम का लेंथ 4a है। ठीक है, तो बेटा देखिए हमें पता है कि पैराबोलास कितने तरीके के होते हैं हमारे पास, वैसे 4 तरीके के पैराबोलास हम लोग लिखते हैं। तो जिनमें 2 पैराबोलास होते हैं जिनका एक्सिस जो होता है वो होता है पैरेलल टू, मतलब जो हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है पैराबोला का, तो उसमें से 2 ऐसे होते हैं कि जिनका एक्सिस जो होता है वो एक्स एक्सिस होता है ना। और वो कैसे होते हैं, जिनका एक्सिस एक्स एक्सिस होता है वो पैराबोला कैसे होते हैं आपके, इस टाइप का होता है, ये होता है इस टाइप का, इसको बोलते हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। और या तो हो सकता है ऐसे जिसको हम बोलते हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax। अब ये जो 2 पैराबोलाज है इनका एक्सिस होता है एक्स एक्सिस। तो अभी इस एग्जाम्पल में जिस पैराबोला की बात हो रही है उसका एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, मतलब आपका जो पैराबोला रहेगा वो ऐसे ही पैराबोला ऊपर या नीचे शिफ्ट हुआ रहेगा। क्यों, क्योंकि देखिए इस पैराबोला में एक्सिस तो एक्स एक्सिस है और तब वर्टेक्स आपका ओरिजिन होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि आपको जिस पैराबोला का डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, जिस भी पैराबोलास के आपको डिफरेंशियल इक्वेशन लेने हैं, वो पैराबोला का एक्सिस जो है दैट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, उसका एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। मतलब ऐसे भी हो सकता है वो पैराबोला, या फिर इधर का होगा तो ऐसे होगा। ठीक है ना, तो जैसे मर्जी हो सकता है क्योंकि इसका एक्सिस जो रहेगा दैट विल बी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो आपका पैराबोला कहीं पर भी हो सकता है ना। तो इसका मतलब कहीं पर भी हो सकता है का मतलब ये है कि आपका वर्टेक्स 0,0 नहीं रहेगा, यहाँ पर इसका वर्टेक्स कुछ भी हो सकता है h, k। तो ऐसे सिचुएशन में हम पैराबोला का इक्वेशन कैसे लिखते हैं ये हमें पता होना चाहिए। तो अगर मान लेते हैं कि पैराबोला आपका वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax टाइप का था, तो जब वर्टेक्स, ये इक्वेशन कब होता है, जब आपका वर्टेक्स ओरिजिन होता है। लेकिन जब वर्टेक्स अदर देन ओरिजिन होता है, ओरिजिन के अलावा कोई और वर्टेक्स होता है पैराबोला का, यहां पर हमें ये कैसे समझ में आ रहा है कि अदर देन वर्टेक्स, अदर देन ओरिजिन है वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, क्योंकि लाइन ऑफ एक्सिस जो है पैराबोला का जो एक्सिस है तो वो एक्सिस एक्स एक्सिस को पैरेलल है। इसका मतलब जो आपका पैराबोला है ऊपर या नीचे कहीं ना कहीं होगा, मतलब ओरिजिन के पास तो नहीं होगा, क्योंकि अगर ओरिजिन में से पास होता है आपका पैराबोला तो उसका एक्स एक्सिस ही एक्सिस रहेगा। और उनका कहना है कि आपका जो पैराबोला है इसके अंदर के जितने भी पैराबोलाज है
उनका जो एक्सिस है दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब आपका पैराबोला ऊपर नीचे रहेगा, ऊपर नीचे रहेगा मतलब उसका वर्टेक्स ओरिजिन के अलावा रहेगा। तो जब भी उसका वर्टेक्स ओरिजिन के अलावा होता है, जो भी होगा हम लोग उसको h, k बोलते हैं। तब ऐसे सिचुएशन में उन पैराबोलाज का इक्वेशन लिखा जाता है कुछ ऐसे, देखिए कैसे, x की जगह पर x माइनस h आता है और y की जगह पर y माइनस k आता है। क्यों? क्योंकि आपको शिफ्ट ऑफ ओरिजिन का कॉन्सेप्ट पता ही होगा, है ना, कि अगर आपका ओरिजिनल ओरिजिन यहाँ पर है और आपने अगर दूसरा ओरिजिन ले लिया, शिफ्ट कर दिया, और उसका अगर कोऑर्डिनेट h, k है, तो आपको पता है कि आप ये 0,0 है, तो आपको पता है कि ये डिस्टेंस कितना होता है, ये डिस्टेंस होता है h और ये डिस्टेंस होता है k। तो आप लोग क्या करते हो बेटा, हम लोग क्या करते हैं शिफ्ट ऑफ ओरिजिन में, जब यहाँ से आगे कोई भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें लिखना होगा तो वो कोऑर्डिनेट हम लोग कैसे लिखेंगे, पहले तो अगर इसका सेंटर, इसका जो वर्टेक्स है वो इसका जो ओरिजिन है वो हमने h, k बोला हुआ है, ठीक है ना। तो हमारे पास ये जो डिस्टेंस है वो h है और ये डिस्टेंस k है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए मेरे पास एक पॉइंट है P, इस कोऑर्डिनेट एक्सिस के हिसाब से इसके कोऑर्डिनेट थे x, y, ठीक है। अब इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से इसके कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे। अब अगर मान लीजिए कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स इस कोऑर्डिनेट एक्सिस के हिसाब से सॉरी, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स इस एक्सिस के हिसाब से x, y, मतलब यहाँ से डिस्टेंस x है और ये डिस्टेंस इतना y है, ठीक है। अब इसके हिसाब से डिस्टेंस कितना हुआ, क्योंकि ये h है तो ये पूरा x माइनस h, ये बन गया x माइनस h, और ये बन गया यहाँ से इतना बन गया y माइनस k, ठीक है ना, क्योंकि इतना डिस्टेंस k है। तो जो इस पॉइंट के जो नए कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वो क्या रहेंगे, x माइनस h एंड y माइनस k रहेंगे। तो इसके लिए जब भी हमारा वर्टेक्स अलग होता है, ओरिजिन से अलग जब पैराबोला का वर्टेक्स होता है, तब इक्वेशन हम लोग कैसे लिखते हैं, हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि उसका जो वर्टेक्स है वो कुछ ना कुछ रहेगा, दैट इज h, k रहेगा, ठीक है ना। ये जो पैराबोलाज है इनका वर्टेक्स कुछ ना कुछ, क्योंकि इसका एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो उसका वर्टेक्स कुछ ना कुछ अलग रहेगा। तो आप लोग जनरल इक्वेशन लिखेंगे y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax माइनस h, ठीक है। सो ये बन गया आपका इक्वेशन ऑफ पैराबोलाज, ठीक है, हैविंग लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। ये जो x का कोएफिशिएंट होता है ये इसका लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होता है। तो इक्वेशन हम लोग क्या लेंगे, y माइनस के होल स्क्वायर 4ax माइनस h। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ, दिस इज द इक्वेशन ऑफ all parabolas whose axis is पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। अब बेटा हमें इक्वेशन तो मिल चुका है, तो बस बात खत्म हो गई, इसको डिफरेंशिएट करेंगे और डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन करेंगे। कैसे करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन, डेरिवेटिव निकाल के। कितने बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, आर्बिट्री कांस्टेंट कितने दिख रहे हैं, देखिए k एक कांस्टेंट है, h एक दूसरा कांस्टेंट है। a को कांस्टेंट समझने की भूल मत करना, a आपका कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। तो h एंड k आर टू आर्बिट्री कांस्टेंट, सो हमें दो बार डिफरेंशिएट करना होगा। तो सबसे पहले मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, सो इसको डिफरेंशिएट करूंगा मैं 2 टाइम्स y माइनस के इंटू डी वाई बाई डी एक्स। क्या किया मैंने, 2 टाइम्स y माइनस के, y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, के का डेरिवेटिव 0, तो ये बन गया इस तरीके से, विच इज इक्वल टू 4a, ब्रैकेट के अंदर x का डेरिवेटिव 1, h का डेरिवेटिव 0, 1 माइनस 0 दैट इज 1, तो लिखने की जरूरत नहीं। तो ये मिल गया आपको पहले टाइम डिफरेंशिएट करने के बाद में। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, दैट इज 2 2 ज़ा 4, तो आप लोग लिख सकते हैं y माइनस के इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2a, ठीक है। अब ये आपका इक्वेशन है, चलिए जो भी इक्वेशन इसको 1 मान लेते हैं, आगे काम में आएगा। अब एक और बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे, सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। आपको वैसे भी समझ में आता है कि एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद में कांस्टेंट अभी भी बाकी है इसके अंदर, तो जल्दी से ध्यान में आना चाहिए कि जितने आर्बिट्री कांस्टेंट उतने टाइम डिफरेंशिएट करना है। तो सेकंड टाइम हम लोग इसको डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, हमें क्या मिलेगा,
तो इसको डिफरेंशिएट करो, देखो इसको पहला टर्म मानिए, इसको दूसरा टर्म मानिए, और u इंटू वी रूल यहाँ पर अप्लाई होगा क्योंकि y इज अ फंक्शन ऑफ x। सो जब हम इसको विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करें तो ये एक फंक्शन है मेरे लिए और ये दूसरा फंक्शन है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है और उसको डिफरेंशिएट करना विथ रिस्पेक्ट टू x, तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। सो पहला फंक्शन एज इट इज, दैट इज पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव दैट इज d2y/dx2 प्लस दूसरा फंक्शन एज इट इज, और पहले का डेरिवेटिव, अब इसका डेरिवेटिव निकालना है तो y का डेरिवेटिव dy/dx होगा और इसका 0 होगा। सो ये dy/dx और इसका आने वाला डेरिवेटिव dy/dx मल्टीप्लाई करेंगे विच इज इक्वल्स टू, ये कांस्टेंट है इसका डेरिवेटिव 0। तो फाइनली आपको क्या मिला, देखिए सेकंड टाइम डेरिवेटिव निकालने के बावजूद यहाँ पर y माइनस के मौजूद है, मतलब k कांस्टेंट मौजूद है जिसको हटाना था। आप कहाँ से हटाएंगे, तो इस रिलेशन का यूज करेंगे, y माइनस के की जगह आप लिख सकते हो 2a डिवाइडेड बाई dy/dx। सो देयरफॉर यहाँ पर y माइनस के की जगह हम लोग लिखेंगे 2a डिवाइडेड बाई dy/dx इंटू ए d2y/dx2 एज इट इज प्लस ए dy/dx का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि देखो ये d2y/dx2 इसके साथ में न्यूमरेटर में है, ठीक है ना, सो ये डिनोमिनेटर है, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या मिल रहा है आपको, देखिए 2a क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया 2a इंटू d2y/dx2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो प्लस dy/dx होल dy/dx रेज टू 3 विच इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये dy/dx का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया और डिनोमिनेटर का dy/dx राइट में जाके समा गया 0 में। सो फाइनली आपको जो इक्वेशन मिला है, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन विच वी हैव ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ पैराबोलाज। सो ये है आपका रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन जो रिप्रेजेंट करता है इनको, मतलब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये पैराबोलाज मिलेंगे जो हमारा इनिशियल इक्वेशन था, ये वाला मिलेगा आपको, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन यहाँ पर खत्म होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, सो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द इलिप्स whose major axis is twice its minor axis। अब सबसे पहले बात हो रही इलिप्स की, तो आपको पता है कि दो तरीके के इलिप्स होते हैं और उनका जनरल इक्वेशन भी क्या होता है ना। तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये होता है इलिप्स का इक्वेशन, ठीक है। कभी कभी सडनली भूल जाता है आदमी, एक बार चेक करता हूँ, ठीक है। अब बेटा दो केसेस होते हैं इलिप्स में, या तो इलिप्स आपका इस प्रकार से होता है बड़ा, या फिर इस प्रकार से होता है ना। तो कोई भी एक केस हम लोग कंसिडर कर लेंगे। तो मेजर एक्सिस मतलब क्या होता है, जो बड़ा वाला एक्सिस। अभी एक्सिस का मतलब क्या होता है कि ऐसा लाइन जिसके अलोंग आपका जो डायग्राम है, जो भी सेक्शन है, कोनिक सेक्शन है, चाहे वो इलिप्स हो जो भी हो, तो वो सिमेट्रिक होता है, तो उस लाइन को हम एक्सिस ऑफ द सिमेट्री बोलते हैं, ठीक है ना। तो मेजर एक्सिस, इलिप्स को दो एक्सिस होते हैं, ठीक है। जैसे पैराबोला को एक एक्सिस होता है, तो इलिप्स को दो एक्सिस होते हैं, एक होता है मेजर एक्सिस, एक होता है माइनर एक्सिस। अब मेजर एक्सिस का मतलब होता है कि इलिप्स का बड़ा वाला एक्सिस। जैसे अगर इलिप्स आपका अगर ऐसे हॉरिजॉन्टल वाला है, इस वाला ये वाला इलिप्स है, तो ये वाला जो रहेगा ये मेजर एक्सिस रहेगा, और ये परपेंडिकुलर जो रहेगा वो माइनर एक्सिस होता है, ठीक है। तो ये आपका मेजर एक्सिस है और ये आपका माइनर एक्सिस है। तो इनका यहाँ पर कहना क्या है कि इन जनरल जब भी आप इलिप्स लेते हो तो इस वाले इलिप्स में मेजर एक्सिस होता है 2a, ये डिस्टेंस a और ये मिला के 2a होता है, और ये जो होता है ये होता है 2b, ठीक है ना। तो मेजर एक्सिस होता है 2a, माइनर एक्सिस होता है 2b। अब यहाँ पर कंडीशन क्या दी है, तो हम लोग जो कंसिडर करने वाले हैं वो इसी तरीका करेंगे। तो हम लोग शुरुआत में क्या बोलेंगे कि लेट मेजर एक्सिस, मेजर एंड माइनर एक्सिस ऑफ इलिप्स बी 2a एंड 2b बोल सकते हो। तो अब दी हुए कंडीशन का हम लोग यूज कर सकते हैं, कैसे देखिए क्या कहा है यहाँ पर, मेजर एक्सिस इज ट्वाइस, मेजर एक्सिस इज ट्वाइस इट्स माइनर एक्सिस। तो हम लोगों ने मेजर एक्सिस इसको बोला है, माइनर एक्सिस इसको बोला है। मेजर एक्सिस दो गुना है किसके, माइनर एक्सिस के।
तो मेजर एक्सिस तो हमेशा बड़ा ही होता है। सो देयरफॉर बाय गिवन कंडीशन हम लोग क्या लिख सकते हैं, मेजर एक्सिस दैट इज 2a इज 2 टाइम्स माइनर एक्सिस दैट इज 2b। ठीक है, तो ये 2 कैंसिल हो गया, तो a का वैल्यू आपको मिल गया 2b। अब इस रिलेशन का यूज करेंगे हम लोग हमारे इलिप्स के इक्वेशन में। अब इलिप्स का इक्वेशन था x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब ये a का वैल्यू अगर इसमें रखेंगे तो क्या मिलेगा, देयरफॉर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय a की जगह 2b रख दिया तो 2b का होल स्क्वायर तो मिल जाएगा 4b स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब बेटा डिनोमिनेटर को सेम करना है, उसके लिए ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, सो एक्स स्क्वायर प्लस 4 वाई स्क्वायर मिलेगा। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, जो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 4b स्क्वायर। इसका डिनोमिनेटर हमने कॉमन किया, उसको राइट में शिफ्ट कर दिया। अब आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 4 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4b स्क्वायर है। अब बेटा इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, ठीक है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2x इंटू इसका डेरिवेटिव आएगा, सॉरी प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस इसका डेरिवेटिव आएगा 8y dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तो डेरिवेटिव आएगा 0। ठीक है, तो फाइनली आप लिख सकते हो x प्लस 4y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो इसमें से 2 कॉमन लेके उधर जाके 0 में समा गया वो। तो ये आपको मिला है डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द गिवन इलिप्स। जो भी कंडीशन दी थी उस इलिप्स के लिए जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा वो है ये वाला। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस पैरेलल टू द लाइन। ठीक है, इसको आप पॉज करके लिख लेना। अब आगे के क्वेश्चन में क्या दिया, आपको एक लाइन का इक्वेशन दिया है और कहा गया है कि उस लाइन को जितनी भी लाइंस पैरेलल होंगी उन सबकी फैमिली का डिफरेंशियल इक्वेशन बनाइए। तो सबसे पहले दिया गया लाइन का इक्वेशन क्या है, इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन, इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन इज क्या है, 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमेशा याद रखना ये जो लाइन दी गई है इसको जितनी भी लाइंस पैरेलल रहेंगी, हमें पता है कंडीशंस, आप लोगों ने 10th के अंदर पढ़ा होगा कि जब भी कब 2 लाइंस पैरेलल होती है, कब 2 लाइंस इंटरसेक्शन में होती है और उसके लिए उनकी कंडीशंस क्या है। ठीक है ना, तो उस हिसाब से हमें समझ में आता है कि जब 2 लाइंस दी हुई हो तो आप लोगों को याद होगा कि a1 बाई ए टू, b1 बाई b2 और c1 बाई c2। तो जब भी a1 बाई ए टू इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 रहेगा, तब क्या होती है, लाइंस पैरेलल होती है ना। तो आपको क्या करना है, इस लाइन को जितनी भी लाइंस पैरेलल रहेंगी उसका इक्वेशन क्या रहेगा, नाउ इक्वेशन ऑफ लाइंस पैरेलल टू गिवन लाइन इज 2x प्लस 3y प्लस c इज इक्वल टू 0। क्या करना होता है, x और y का कोएफिशिएंट सेम रहेगा, सिर्फ कांस्टेंट कांस्टेंट देखो, अगर x और y का कोएफिशिएंट सेम रख के अगर आप पहले 2 टर्म्स लिखते हो और कांस्टेंट अलग रखते हो, मतलब कांस्टेंट में कुछ भी ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 5 ले लिया, कुछ भी, इन दोनों को सेम रख के, तो जो भी लाइन रहेगी वो लाइन इसको पैरेलल रहेगी। तो ये कंडीशन है ना। किसी भी लाइन को अगर पैरेलल लाइन आपको ड्रॉ करनी है तो बस आप उसके x और y वाले टर्म्स को उसके कोएफिशिएंट के साथ में सेम रखिए, पहले 2 टर्म सेम रखिए, सिर्फ कांस्टेंट बदल दीजिए, तो जो भी लाइन मिलेगी दैट विल बी पैरेलल टू द गिवन लाइन। तो इस लाइन को जितनी भी लाइंस पैरेलल रहेगी वो इस फॉर्मेट में रहेगी, मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है फैमिली ऑफ लाइंस को। फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस पैरेलल टू द लाइन। तो इस लाइन की जो भी जितनी भी पैरेलल लाइंस है, इनफाइनाइट पैरेलल लाइंस होंगी, वो सारी की सारी इस फैमिली से बिलोंग करती है, क्योंकि ये जनरल इक्वेशन है। तो ये फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस लाइन के पैरेलल लाइंस वाले, इस लाइन के पैरेलल लाइंस वाले फैमिली को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। सी की जगह नंबर्स डालते जाइए, आपको लाइंस मिलती जाएंगी। तो आपके पास इक्वेशन है, इसको डिफरेंशिएट करो, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा। सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, इसका डेरिवेटिव आएगा 2 प्लस 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स एंड इसका डेरिवेटिव आएगा 0, सो 0। सो डी वाई बाई डी एक्स आपको मिलेगा, ऐसे ही रख दो इसको, 3 डी वाई बाई डी एक्स पहले लिखो और 2 बाद में लिखो, अच्छा दिखता है बस। तो ये है डिफरेंशियल इक्वेशन, इस इक्वेशन मतलब उस फैमिली ऑफ लाइन का। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या पूछा है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल्स, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल्स हैविंग रेडियस 9 एंड सेंटर एट पॉइंट h, k। देखिए, आपको अभी सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन पता होना चाहिए। सर्कल के इक्वेशंस हम लोगों ने अलग अलग फॉर्म में देखे हुए हैं।
स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल जिसको कहा जाता है, तो उस समय क्या होता है, आपका जो सर्कल होता है उसका सेंटर ओरिजिन होता है। तो ऐसे समय में इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या रहता है, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर होता है। लेकिन जब सेंटर ऑफ द सर्कल अदर देन ओरिजिन होता है, ऐसे सिचुएशन में जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ पर h और k क्या होते हैं, सेंटर ऑफ द सर्कल होते हैं। तो ये इक्वेशन कब लिखा जाता है, मतलब इसको आप जनरल इक्वेशन मान सकते हो, जो भी सेंटर रहेगा उसकी वैल्यू यहाँ पर रख दो। तो अगर सेंटर ओरिजिन है, ओरिजिन समझते हो ना, कोऑर्डिनेट सिस्टम को ओरिजिन बोल रहा हूँ, ओरिजिन है तो इक्वेशन कैसे बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पर सेंटर एच कॉमा के है, इसलिए मैंने एच के यहाँ पर रखा। तो x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये जनरल फॉर्म है सर्कल का, ये कोई मैंने अपने मन से तैयार नहीं किया है, सर्कल में हम लोगों ने पढ़ रखा है। सो दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हेन योर सेंटर विल बी एच कॉमा के। तो ये इक्वेशन जब लिखा जाता है तब यहाँ पर ये कंसिडरेबल होता है, वेयर एच कॉमा के इज सेंटर, ये सेंटर होता है, एंड आर रेडियस होता है। तो यहाँ पर आर ऑलरेडी दे रखा है, कितना 9 है, तो 9 का स्क्वायर 81 होगा। मतलब गिवन इक्वेशन आप क्या लिख सकते हो, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 81। अब हमें क्या करना है, हमें इसको डिफरेंशिएट करना है 2 बार, क्योंकि यहाँ पर मुझे 2 आर्बिट्री कांस्टेंट दिख रहे हैं, ठीक है। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, देखिए इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू x, सो 2 टाइम्स x माइनस एच। अब अंदर वाले को डिफरेंशिएट करना है, h कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1, सो 1 माइनस 0 मतलब 1 लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस इसका डेरिवेटिव 2 टाइम्स y माइनस के, और y माइनस के जो ब्रैकेट है इसका डेरिवेटिव लिखना है, सो y का डेरिवेटिव dy बाई dx, k का डेरिवेटिव 0 विच इज इक्वल टू 0। तो 81 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव भी 0 आ जाएगा, ठीक है। बढ़ेंगे आगे, आप दोनों में से कॉमन निकलेंगे, उधर भेज देंगे तो बात खत्म। दैट इज x माइनस एच बचा प्लस y माइनस के बचा है इंटू dy बाई dx है इज इक्वल टू 0। अब फिर से एक बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x और देखेंगे क्या आता है नतीजा, क्या आर्बिट्री कांस्टेंट हट जाते हैं या नहीं। तो अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, इसका डेरिवेटिव आएगा 1, ठीक है, x का डेरिवेटिव 1 आएगा, h का 0 आएगा, प्लस यहाँ पर अब इसको एक फंक्शन मानना पड़ेगा, इसको दूसरा, और प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव दैट इज d2y बाई dx2, प्लस दूसरा फंक्शन एज इट इज, पहले का डेरिवेटिव dy बाई dx, तो dy बाई dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो अब इसके आगे हम लोग नहीं जा सकते। अब हमारे लिए क्या चीज़ है जो हमारे लिए दिक्कत क्रिएट कर रही है, तो हमारे लिए ये दिक्कत क्रिएट कर रहा है y माइनस के। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए जो हमारा ओरिजिनल इक्वेशन है सर्कल का, ये वाला, तो हमारे पास देखिए y माइनस के का वैल्यू हम रख सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, देखिए x माइनस एच की जगह पर इस इक्वेशन से वैल्यू ऑब्टेन करेंगे। x माइनस एच का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, इन टर्म्स ऑफ ये मिलेगा, ठीक है, y माइनस के टर्म्स में, और यहाँ पर भी y माइनस के टर्म्स में हमारे पास वैल्यू है, तो हमारा काम बन सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, दिए गए इक्वेशन में इसको इक्वेशन 1 बोलते हैं, इसको इक्वेशन 2 बोलते हैं, ठीक है, इसको इक्वेशन 3 बोलेंगे। सो नाउ देयरफॉर नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 कहेंगे, इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हमें क्या मिलेगा देखिए। सो इक्वेशन 1 में x माइनस एच की जगह इसकी वैल्यू रखेंगे। सो x माइनस एच की जगह जब मैं ये वैल्यू रखूंगा तो वैल्यू क्या रहेगा, y माइनस के का होल स्क्वायर, ये नेगेटिव है लेकिन स्क्वायर करने के बाद पॉजिटिव बन जाएगा, एंड dy बाई dx का भी होल स्क्वायर बन जाएगा। तो ये क्या है बेटा, इसका वैल्यू है। अब प्लस y माइनस के होल स्क्वायर को मैं एज इट इज रखता हूँ, के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 81। अब आप यहाँ पर देखिए आपके पास क्या है, y माइनस के होल स्क्वायर आपको दिख रहा है दोनों भी टर्म्स में, जिसको आप कॉमन ले सकते हो, है ना। हाँ, ये पूरा का पूरा हटा देता हूँ क्योंकि हमने सारे क्वेश्चंस लिख दिए, इधर ही सॉल्व करेंगे अभी। सो y माइनस के होल स्क्वायर को अगर कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर मेरे पास बचेगा dy बाई dx होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 81, और यहाँ पर y माइनस के की होल स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे, ये वाला वैल्यू रखेंगे।
तो y माइनस के का वैल्यू हमने यहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं ना, क्योंकि देखो हमारा कांस्टेंट हटाने का काम है सबसे इंपॉर्टेंट, तो उसको कैसे किया जा रहा है इसी को हम लोग देख रहे हैं। सो y माइनस के की जगह पर ये वैल्यू रखेंगे, ये वैल्यू क्या है, 1 को इधर शिफ्ट करेंगे तो -1 हो जाएगा, ठीक है। देखिए देयरफॉर, अभी इसको इक्वेशन 4 बोलेंगे। सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, इक्वेशन 3 एंड 4 कैसे 3 एंड 4, तो 4 के अंदर y माइनस के की जगह वैल्यू डाल रहे हैं इक्वेशन 3 से। सो y माइनस के का वैल्यू आपको क्या मिल रहा है, देखिए 1 प्लस दिस टर्म को राइट में भेजना पड़ेगा, दैट इज माइनस ऑफ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर, ये आपके पास टर्म है जिसको आपने राइट में भेजा, और फिर डी टू वाई बाई डी एक्स टू को डिवाइड किया, डी टू वाई बाई डी एक्स टू इसको डिवाइड किया, तो y माइनस के की ये वैल्यू है जिसका स्क्वायर करेंगे हम लोग, और यहाँ पर ये रहेगा डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 81, ठीक है। सो चलिए अब इसका स्क्वायर किया तो ऊपर क्या मिलेगा आपको, दैट इज 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, ये देखिए 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर पहले ही था, तो इसका स्क्वायर होगा डिवाइडेड बाय डी टू वाई बाई डी एक्स टू का भी स्क्वायर होगा, एंड दिस इज इक्वल टू, ये एज इट इज रहेगा यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 81। तो बेटा सिंपल है, देखिए ये टर्म और ये टर्म पूरी सेम है, इसका पावर 2 है इसका 1 है, तो ये बन जाएगा 3, इसको हटा के, समझ रहे हो ना, एक्स स्क्वायर मतलब ये टर्म पूरा सेम है और ये सेम है और उन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो पावर 1 से बढ़ा दिया, इसको हटा दिया। अब आप लोग इसको इधर ले जाओ, तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू होल स्क्वायर इंटू 81, सो ये आपका फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुका है। चेक कर लेता हूँ एक बार मैं, जी बिल्कुल सही है। सो दिस इज द फाइनल, इसको हटाएंगे क्योंकि इसी को उधर शिफ्ट किया है। सो दिस इज द फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 6। तो अभी एक लास्ट क्वेश्चन बचता है जिसको मैं लिख डालता हूँ, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल पैराबोलास हुज एक्सिस इज द एक्स एक्सिस। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन बोला गया है कि फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल पैराबोलास, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करना है, फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल पैराबोलास, ऑफ ऑल पैराबोलास whose axis is the x axis, whose axis is the x axis। मतलब देखिए अभी ऐसे पैराबोलास है कि जिनका एक्सिस एक्स एक्सिस है, लेकिन वर्टेक्स के बारे में बात नहीं हो रही है कि भैया वर्टेक्स ओरिजिन है या नहीं, और ऐसे सिचुएशन, अगर ऐसा सिचुएशन रहा तो फिर हमें सोचना पड़ता है कि इसका मतलब वर्टेक्स अदर देन ओरिजिन भी हो सकता है। तो वो पैराबोलास कैसे हो सकते हैं, क्योंकि उन पैराबोलास का एक्सिस एक्स एक्सिस है, तो पैराबोलास ऐसे रहेंगे, जरूरी नहीं कि वो यहां से स्टार्ट हो, क्योंकि उन्होंने वर्टेक्स ओरिजिन बोला होता तो हमारा पैराबोला स्टैंडर्ड रहता। लेकिन अब हमारा पैराबोला हमें कैसे लेना पड़ेगा, वो ऐसा कैसे भी हो सकता है, इधर हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। तो पैराबोला बेसिकली आपका उसका एक्सिस एक्स एक्सिस है, ठीक है, एक्सिस उसका एक्स एक्सिस है, लेकिन वर्टेक्स जो है उसका ओरिजिन नहीं है, अदर देन ओरिजिन है। तो क्योंकि आपके पैराबोला का एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस है, तो उसका वर्टेक्स जो रहेगा दैट विल बी ऑन एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के ऊपर का पॉइंट कैसे होता है, h,0 फॉर्मेट में होता है, उसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो आपका जो भी पैराबोला रहेगा उसका वर्टेक्स क्या रहेगा, h,0 रहेगा। तो जब हम इस पैराबोला का इक्वेशन लिखने जाएंगे कि जो पैराबोला जिसका एक्सिस एक्स एक्सिस है, तो उसका इक्वेशन कैसे रहेगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax हमारा जनरल इक्वेशन होता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर y कोऑर्डिनेट जो है वो 0 है, तो y माइनस 0 होल स्क्वायर मतलब y स्क्वायर ही रहेगा, एंड 4a इंटू एक्स माइनस एच रहेगा। देखिए इसके पहले एग्जाम्पल में हमने क्या किया था, वहां पर पैराबोला का एक्सिस जो था वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस था, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों भी अलग थे वर्टेक्स के, है ना। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता था, आपका यहाँ पर k आता था और यहाँ पर h आता था, क्योंकि आपका जो वर्टेक्स है वो कहीं पर भी है प्लेन में, जिसको h और k उसके x और y कोऑर्डिनेट है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि y कोऑर्डिनेट 0 आ रहा है, तो वर्टेक्स की जगह पर यहाँ पर x माइनस एच होगा और यहाँ पर 0 मतलब y स्क्वायर ही रहेगा। तो आपका इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इन ब्रैकेट x माइनस एच।
अब यहाँ पर क्या हो रहा है, आपके पास एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है तो एक ही बार डिफरेंशिएट करो। सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट, हमें क्या मिलेगा, सो 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये इसका डेरिवेटिव। 4a कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव आएगा 1 और इसका 0, तो 1 माइनस 0 1 आता है, इसका मतलब ये फाइनल। अब देखिए हो गई बात खत्म, मिल गया आपको इक्वेशन, इसको बस सिंप्लीफाई करो 2 2 सो y इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2a इज इक्वल टू 0, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। आर्बिट्री कांस्टेंट अपने आप हट गया, ठीक है। सो ये है एक सेकेंड, अच्छा बेटा यहाँ पर एक और चीज़ होगी, पिछले एग्जाम्पल में हमें ये बताया गया था कि लेटेस्ट रेक्टम आपको 4a रहेगा, तो वहाँ पर a को आर्बिट्री कांस्टेंट लेने की जरूरत नहीं थी, यहाँ पर हमें a को आर्बिट्री कांस्टेंट लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लेटेस्ट रेक्टम के बारे में बात नहीं हुई है ना। तो जो भी यहाँ पर a का वैल्यू अगर अलग आता है कुछ, तो उस हिसाब से आपका देखो, क्योंकि ये बदलने वाला है तो उस हिसाब से a का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। वहाँ पर कैसे लेटेस्ट रेक्टम फिक्स दिया था आपको, तो इसलिए हमने a को आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं माना था। यहाँ पर a आर्बिट्री कांस्टेंट है तो इसको एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि h एक कांस्टेंट हो गया, a दूसरा बन गया। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये तो कांस्टेंट है, ये 0 बन जाएगा, और ये इसको u इंटू वी रूल अप्लाई करेंगे। पहला एज इट इज़ दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा एज इट इज़ पहले का डेरिवेटिव। सो ये डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर बनेगा, विच इज इक्वल टू 0। तो ये रहेगा आपका फाइनल इक्वेशन। तो यहाँ पर हमारा बेटा एक्सरसाइज 6.2 खत्म होता है, जो डिपेंडेंट था फॉर्मेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर। अब आगे जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगा वो रहेगा हमारा सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम लोग सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या मतलब होता है देखेंगे, और एक्सरसाइज 6.3 को भी सॉल्व करेंगे। गुड बाय।